Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you to another important session of Aarti Education World. Dear students, in this video we will study a chapter of 12th class. उस chapter का नाम है Lost Spring Stories of Stolen Childhood. जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, स्टोरी नहीं, इसमें स्टोरी है, 2 पार्ट हैं चैप्टर के। और स्टोलन चाइल्डहुड क्यों है? क्योंकि बच्चे जिनका बचपन चुरा लिया गया है। क्योंकि जो बचपन होता है वो कैसा होता है? बचपन में आपको कोई चिंताएं नहीं होती, मतलब एकदम केयरलेसनेस होती है, स्कूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इन बच्चों की लाइफ में है ही नहीं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब खोया हुआ बसंत। क्योंकि जो बसंत की ऋतु है वो भी बहुत सुंदर होती है ना, बचपन की तरह ही उसमें भी हरियाली होती है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं। तो वो खो गया है, मतलब कि उनका बचपन, उनसे जो बचपन एक्चुअल में होना चाहिए वो उनसे चुरा लिया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके ऑथर के बारे में। और इसकी जो राइटर हैं वो हैं अनीस जंग। अनीस जंग पैदा हुई थी राउरकेला में और उन्होंने अपना बचपन और अपनी एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था हैदराबाद में गुजारी। उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूएसए दोनों जगह से ली। उनके पेरेंट दोनों ही राइटर थे। अनीस जंग ने अपना करियर शुरू करा एज अ राइटर इंडिया में, और वो एक एडिटर भी थी, कॉलमनिस्ट भी थी मेजर न्यूज़पेपर में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में वो एक एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में काम करती थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सक्रैप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। और जो आप पढ़ने वाले हैं ना चैप्टर, वो उनकी एक बुक थी, उसका नाम भी यही है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये उनकी एक बुक है, उसमें से ही लिया गया एक्सक्रैप्ट है। इसमें वो बताती हैं कि कैसे जो पॉवर्टी है, जो जो निर्धनता है, उसमें कैसे तिल तिल के मरते हैं, और उनकी कैसी वो ट्रेडिशन हो गई है जिसकी वजह से वो ये बच्चे बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, एक मतलब लाइफ जीते हैं, वो शोषण से भरी हुई लाइफ जीते हैं और उसी पे मजबूर हो जाते हैं वो उसको जीने के लिए। चलिए पहला पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट 1, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में से 1 रुपया मिल जाता है। ये क्या है? एक स्टोरी है एक रैग पिकर की। जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे होते हैं ना, कूड़ा चुनते रहते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे बच्चे की कहानी है कि कभी कभी गार्बेज में से मुझे 1 रुपया मिल जाता है। मतलब ये उसके लिए उसने एक आशा दिखाई है, मतलब 1 रुपया उसके लिए कितनी वैल्यू रखता है। अब जो अनीस जंग है वो वहाँ पे हैं, वो उनसे पूछती है किसी एक बच्चे से, व्हाट डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब। साहिब नाम का एक बच्चा है, वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो? whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। उस बच्चे से पूछती है साहिब से, जिसको वो हर सुबह स्क्रॉन्गिंग होता है, सर्चिंग करना, ढूंढते हुए देखती थी गोल्ड को गार्बेज में, मतलब कूड़े के ढेर में। डंप होता है ढेर, कूड़े के ढेर में गोल्ड से मतलब है कोई भी चीज़ वो ढूंढता रहता है, तो ऐसे ढूंढता था वो उस चीज़ को जैसे कि सोना ढूंढ रहा हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ दिया था। सैड एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और उसका जो घर कहाँ पे था? ढाका में था। जो ग्रीन फील्ड्स थे जो उसके बीच में था, एमिडिस्ट होता है बीच में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। लेकिन उसका घर अब उसकी दूर की मेमोरी में भी नहीं है, डिस्टेंट दूर की मेमोरी में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि बहुत सारे तूफान आए और उसके जो उसका घर है और उसके खेत हैं वो सब उसको बहा कर ले गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसी वजह से वो सोना ढूंढने के लिए, मतलब अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, वो एक बड़े शहर में आ गए जहाँ पे वो अब रहते हैं। आई हैव, अब जब उसने क्वेश्चन पूछा था कि तुम सब ये क्यों करते हो, अब उसने आंसर दिया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास कुछ और करने को है भी तो नहीं। ही मटर्स, उसने मतलब बुदबुदाया वो, लुकिंग अवे, और दूर देखने लगा। फिर जो राइटर हैं उन्होंने क्या बोला? गो टू स्कूल, स्कूल जाओ।
आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है वाक्पटुता से, बहुत जल्दी से बिना सोचे समझे कोई उत्तर दे देना। तो उसने बोला कि भाई स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमिडिएटली। और फिर मुझे एकदम से ये रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी ख़राब ये एडवाइस लग रही है, कितनी बेकार ये एडवाइस है जो मैंने दी है, क्योंकि उनके पास स्कूल नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन। अब वो कहता है, वो बच्चा कहता है, वो साहेब, कि मेरे यहाँ पे, मेरे जो नेबरहुड है, मेरा आस पड़ोस है, वहाँ पे उसके आसपास स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब ये बना देंगे तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क। अब ये राइटर पूछती है उनसे कि मैंने पूछा कि अगर मैं एक स्कूल खोल दूँ क्या तुम आओगे? हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मतलब मजाक करते हुए मैंने पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोला कि हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा वो दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे हैं, और उसने बोला, इज़ योर्स स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. और मैंने ऐसी प्रॉमिस करी थी जिसका कोई मतलब नहीं था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी, एम्बेरेस्ड होता है, शर्मिंदगी हुई ये कहते हुए कि स्कूल बनने में क्या लंबा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब उसको शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन उसको बोलना पड़ रहा है कि स्कूल बनने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि तब तो उसने बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर दिया था। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरी जैसी प्रोमिस, जो राइटर बोल रही है, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, की जो ये संसार है, उजाड़ संसार है, इसके चारों तरफ ऐसी प्रोमिस होती रहती हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता। लोग प्रोमिस करते हैं और तोड़ देते हैं। जैसे मैंने भी एक की, जैसे आपने देखा होगा नेता लोग करते हैं जब टाइम होता है इलेक्शंस का, लेकिन वो फुलफिल हो या ना हो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद जब मैं उसको जानने लगी, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको नहीं पता था इसका मतलब क्या है। इफ़ ही नोज इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मतलब पता चलता ना, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। He would have a hard time believing it, उसे बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को विश्वास करना कि नाम मतलब ऐसा कि ब्रह्मांड का स्वामी, और जो उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी क्या है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। he has nothing, unaware of what has his नाम represents, और इस चीज़ से अनभिज्ञ है वो कि उसके नाम का मतलब क्या है। He roams the street with his friends, वो गलियों में घूमता रहता है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैरों वाली एक आर्मी का मतलब ग्रुप ऑफ बॉयज़, एक बच्चों का ग्रुप जो नंगे पैर घूमता रहता है। और मॉर्निंग बर्ड्स वो इस तरीके के होते हैं जैसे सुबह में चिड़िया आती हैं, पक्षी आते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं, ऐसे ही वो दिखाई देते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और मुझे महीनों लग गए उन्हें हर एक को पहचानने में। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन, फिर उसने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, और उस लड़के ने बड़े ही आसानी से जवाब दे दिया कि मेरी मम्मी ने ऊपर रखी थी सेल्फ में, तो उतार के नहीं दी। Even if she did, he will throw them off, अगर वो उसको दे देती तो वो फिर भी उतार के फेंक देता। एड्स अनादर, ये दूसरे बच्चे ने बोला, मतलब एक बच्चे को तो उसने चप्पल नहीं पहननी थी, उसको बोला तो उसने बोला कि मेरी मम्मी ने उतार के नहीं दी। अब ये दूसरा बच्चा बोल रहा है, कौन सा बच्चा, हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, जिसने ऐसे जूते पहन रखे हैं जो मैच नहीं कर रहे, क्योंकि वो रैक पिकर हैं, कूड़े से सामान उठा के पहन लेते हैं, ये यूज़ करते हैं, तो एक जूता कहीं से मिल गया होगा, एक जूता कहीं से मिल गया होगा, वो पहन रखा होगा। When I comment on it, और जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया कि भाई तूने ऐसे जूते क्यों पहन रखे हैं, कुछ भी बोला होगा उन्होंने, he shuffles his feet and say nothing, वो अपने पैरों को सकोड़ने लगा एक दूसरे के ऊपर, मतलब उनको छिपाने लगा। I want shoes, says the third boy, अब तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे भी जूते चाहिए।
हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और जब मैंने ट्रैवलिंग करी पूरे के पूरे, जब मैं भ्रमण कर रही थी पूरे कंट्री में, पूरे देश में, तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, सिटीज़ में भी और गाँव की रोड्स पे भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और किसी किसी का क्या एक्सप्लेनेशन होता है कि नहीं, ये पैसों की वजह से थोड़ी ना, ये तो हमारी ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहने की हमारी परंपरा है, ऐसे बोलते थे। आई वंडर, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। देखिए ये हैं रैग पिकर्स, ये ढूंढ रहे हैं। अब देखिए वो कहती है, आई वंडर इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन वे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पोएट्री, कि क्या यही एक बहाना है कि जो परपेचुअल होता है, जो जल्दी से ख़त्म ना हो, मतलब अविरल, जो थोड़े दिन तक बना रहे, कि इस जो ये निर्धनता वाली स्थिति है, इसको एक्सप्लेन करने का क्या यही बहाना है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद है एक कहानी एक आदमी की उडीपी से, उडीपी एक गाँव का नाम है, तो वहाँ से एक आदमी ने मुझे बताया था एक स्टोरी। क्या बताया था? एज अ यंग बॉय, कि जब वो यंग बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो जाया करता था जब वो अपने स्कूल जाता था तो उसके बीच में एक बड़ा पुराना मंदिर मिलता था, ओल्ड टेम्पल, पुराना मंदिर मिलता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पापा पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो उस टेम्पल पर थोड़ा सा रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़े जूते के लिए प्रे करा करता था, मतलब प्रार्थना करा करता था। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड दिस टाउन एंड द टेम्पल, मैं जब वहाँ पे वापस गई उस कस्बे में और उस टेम्पल पे, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो अब बिल्कुल एकांत में है, इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पे अब पीछे क्या एक नया पुजारी आ गया है और वहाँ पे लाल रंग की और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटे लड़के ने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, सॉक्स पहन रखे हैं और शूज़ पहन रखे हैं, मतलब मोजे भी पहन रखे हैं, जूते भी पहन रखे हैं। अराइव्ड पांटिंग, पांटिंग होता है हाँफना, हाँफते हुए मेरे पास पहुँचा, एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर अपना जो स्कूल बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय, दूसरे बच्चे की कहानी, हैड मेड टू द गॉडेस, जो वो अपनी देवी से किया करता था, अब जो प्रे करता था, प्रार्थना करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जिसे बाद में क्या मिल गए, जूते मिल गए, जूतों का जोड़ा मिल गया, मतलब उसको जूते मिल गए, जो उसने प्रार्थना करी थी वो उसकी पूरी हो गई। लेट मी नेवर लूज दैम, मैं इनको अब कभी खोऊंगा नहीं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो देवी माता थी, जो भगवान, जो देवी थी, उन्होंने उसकी प्रेयर को पूरा कर दिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस, छोटे बच्चे जैसे कि प्रेस का बेटा था, नवर शूज, अब उनके क्या थे, जूते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे कि मेरे पड़ोस में वो कूड़ा बीनने वाले लोग थे, वो शूलेस ही रह जाते हैं, मतलब उनके पास जूते कभी आते ही नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, और वो कहती हैं मेरी जान पहचान उस बेयरफुट, मतलब उस नंगे पैर वाले रैग पिकर्स के साथ, कि वो जो सारे बच्चे जो घूमते थे बिना चप्पल के, उनकी जान पहचान मुझे कहाँ पे लेकर चली गई, मैं सीमापुरी चली गई। अ प्लेस ऑन द प्री फेरी ऑफ दिल्ली, और जो एक दिल्ली के किनारे पे जगह है, जो सीमापुरी जो जगह है ना, दिल्ली के बॉर्डर पे है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जबकि इनसे बहुत मीलों दूर है। मेटाफोरिकली होता है कि जो लक्षण होते हैं, जो लाक्षणिक रूप से अगर उसकी हम वो करें, कंपेयर करें कि वो उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब दिल्ली की अलग है, और जो सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बिल्कुल उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है और दिल्ली की लाइफ स्टाइल अलग है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, और जो यहाँ पे रहते हैं वो बिखरे पड़े हैं यहाँ पे, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में।
साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, और सीमापुरी उस टाइम एक जंगल था। इट स्टिल इज, और अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड विद रूट्स ऑफ टिन एंड तारापुल, डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर खाली कुछ नहीं रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मड की जो कीचड़ के स्ट्रक्चर हैं, और बहुत सारी जो टीन की छतें बनी हुई हैं, जो क्या पड़े हुए तिरपाल की छतें हैं, और डिवाइड ऑफ सेवेज मतलब जो पानी की जो डिवाइड ऑफ सेवेज जो मतलब मल से रहित चीज़ें हैं, ड्रेनेज का और रनिंग वाटर है, और कम से कम यहाँ पे 10,000 रैक पिकर रहते हैं। मतलब कूड़ा बीनने वाले लोगों की कितनी संख्या है, 10,000 लोग। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और ऐसा नहीं है इन्हें अभी ये यहाँ पे आए हैं, ये मतलब 1970 से रह रहे हैं, तो मतलब इन्हें बिना पहचान के रहते हुए यहाँ पे इनको 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन अब उनके पास क्या है, राशन कार्ड्स हैं। एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और उनका नाम वोटर लिस्ट में भी लिखा जा चुका है, वोटर लिस्ट में भी आ चुका है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे वो क्या खरीद सकते हैं, वो अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, और जो भोजन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। पहचान से ज़रूरी क्या होता है, खाना। अगर खाना मिलेगा तो हम जीवित रहेंगे, लेकिन क्या हमें पहचान मिल जाएगी, खाना नहीं मिलेगा क्या हम जीवित रह सकते हैं। तो वो कहते हैं सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है खाना। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू द बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और वो कहते हैं अगर दिन के अंत में हम अपनी फैमिली को खाना खिला पाते हैं और सोने चले जाते हैं बिना पेट का दर्द लिए हुए, पेट का दर्द मतलब जब भूखा पेट होता है तो उसमें दर्द उठता है, तो उस बिना दर्द के अगर हम चले जाते हैं, ही वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स एट गेव अस नो ग्रेन, हम यहाँ पे रहना पसंद करते हैं ना कि उन खेतों में जो हमें ग्रेन नहीं देते, जो हमें अनाज नहीं देते खाने को, तो उससे बेटर तो हमें यहाँ पे रहना है क्योंकि यहाँ पे हमें खाना तो मिलता है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, और ये कौन बोल रही है, एक जो ग्रुप में टैटर्ड होता है मतलब फटी हुई, जो एक टैटर्ड साड़ी में एक औरत खड़ी है वहाँ पे, वो बोल रही है उसने बोला यहाँ पे कि हमें इससे अच्छा तो ये है कि यहाँ पे हमें मिलता है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी सुंदर धरती क्यों छोड़ दी जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थे और नदियाँ थी और खेत थे, wherever they find food, जहाँ पे उन्हें खाना मिलता था, they pitch their tents that become parents transit home। अब वो क्या बोलते हैं उसके लिए, फिर वो बोलती हैं कि जहाँ पे भी हमें खाना मिलता है हम वहीं पे अपने ट्रांजिट होम, मतलब जो एक परमानेंट होम नहीं होते, जहाँ पे भी हमें खाना मिलता है हम वहाँ पे अपने घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन गो अप इन दैम, और बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और इस सर्वाइवल में मतलब अपनी जो लाइफ है वो वहाँ पे वो अपना बनाने लगते हैं, मतलब इस सर्वाइवल में वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल्स इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल करना, रहना, जीना, जिंदगी जीने से मतलब है क्या करना, कूड़ा कचरा चुनना। Through the years it has acquired the professions at fine art, और बहुत सालों तक ये एक ऐसा, अब वो बोलते हैं कि इतने सालों में ना ये जो मतलब ये एक कला बन गया है, मतलब एक जो कूड़ा चुनना, कूड़ा बीना, कूड़े में से सही चीज़ें उठाना, तो ये भी एक कला बन गई है। थ्रू द ईयर्स, जब जैसे साल गुजरे हैं तो ये भी उनके लिए कला है कि कौन सा कूड़ा चुनना है, कौन सा अच्छा जाना है, जैसे किसको बेच के उनको फ़ायदा हो सकता है, क्या उनके फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो ये उनके लिए एक आर्ट है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और वो गार्बेज जो हमारे लिए कूड़ा है, जो हम अपनी चीज़ों को फेंक देते हैं कि ये कूड़ा है, वो उनके लिए सोना है। मतलब आप देखिए कितना आयरन निकल लिया है, मतलब किसी के लिए वो चीज़ इतनी ख़राब है और
उनके लिए इतनी वैल्यूएबल। क्यों गोल्ड क्यों है? क्योंकि उनसे ही वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो उनकी रोज़ाना की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर की छत है। क्या? वो गार्बेज जिससे वो सामान लेते हैं वही। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हाँ ये ज़रूर है कि ये रूफ ऐसे नहीं है कि सॉलिड है, लीकिंग है, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, इसमें छेद हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये और भी बहुत कुछ है। मतलब बड़ों के लिए ये है तो एक बच्चे के लिए क्या है? एक बच्चे के लिए आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब वो बोलते हैं कि मुझे साहिब सेज हिज आई लाइटिंग अप, अब उसने आंखों में मतलब उसकी चमक आ गई है और वो बोलता है कभी कभी तो मुझे इसमें से 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी। मतलब उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। 1 रुपया या 10 रुपया किसी का अगर रह जाता है, साहिब कहता है हिज व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, और जब आप कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि तुम रोक नहीं सकते अपने आप को ढूंढने से। स्क्रॉचिंग होता है सर्च करने से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक उम्मीद बनी रहती है कि शायद कुछ और मिले। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इससे पता चलता है कि जो एक गार्बेज है, जो एक कूड़ा है, इसका कुछ अलग ही मीनिंग है बच्चों के लिए। फ्रॉम देयर पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स के लिए उसका कुछ अलग मीनिंग है। उनके लिए ये जो गार्बेज है टू अर्न देयर लाइवलीहुड है, अपनी जीविकोपार्जन करने का काम है। बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, लेकिन बच्चों के लिए एक ही जादुई चीज़ है। मतलब ये एक जैसे जादू की पोटली होती है ना, उस तरीके से है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए ये एक जीवित रहने का साधन है, और जबकि बच्चों के लिए एक ये जादू से कम नहीं है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दी की सुबह को, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड, मैंने साहिब को देखा कि एक फेंस गेट पे खड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पे दीवार लगी हुई है ऐसे गेट पे खड़ा हुआ है पड़ोस के क्लब में। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और 2 लोगों को देख रहा है जिन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है और क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, उसने खुद से ही बोला कि मुझे गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड, और उसे संतोष था कि वो फैंस के पीछे, दीवार के पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर गई जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, उसने ये चीज़ एडमिट करी कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूलने के लिए भी, यूज़ करने के लिए भी दे देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, और साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो बिल्कुल अजीब लग रहे हैं उसकी, क्योंकि जो उसकी भद्दी सी शर्ट है उसके ऊपर, और जो उसने शॉर्ट पहन रखे हैं और वैसे टेनिस शूज़ पहन रखे हैं तो उसके ऊपर बड़े ही अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और उसने एक एक्सप्लेनेशन करते हुए, उसकी व्याख्या देते हुए मुझे समझाने की कोशिश करी कि किसी ने वो मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है किसी अमीर बच्चे ने वो उन शूज़ को रिजेक्ट कर दिया है। डिस्कार्डेड मतलब लेने से मना कर दिया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, और जिसने शायद मना कर दिया हो उनको पहनने से। बिकॉज अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक पर होल मतलब छेद बना हुआ है, छेद हुआ है। डज नॉट बॉदर हिम, और जिससे उसको कोई भी परेशानी नहीं है, मतलब उसको जो साहेब है उसको कोई भी परेशानी है। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट, जो बच्चा नंगे पैर घूमता है उसको क्या परेशानी होगी। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जबकि एक बिना ऐसा जूता भी जिसमें छेद हुआ है उसके लिए तो वो भी ऐसा है जैसे कि एक उसका आज सपना सच हो गया वो जूता पहनने का। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच, लेकिन जिस गेम को
वो इतने ध्यान से देख रहा है ना, ये उसकी बिल्कुल पहुंच के बाहर का गेम है, मतलब वो इसको कभी नहीं खेल पाएगा। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और इस सुबह साहेब अपने घर के रास्ते पे हैं। कहाँ पर? मिल्क बूथ के। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। और उसके हाथ में एक स्टील की केतली है, जो चाय की केतली होती है ना, बड़ी सी, इस तरीके का। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ रोड पर। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। और उसने कुछ दूरी पे इशारा करते हुए बताया कि मैं वहाँ पे उस दुकान पे चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा सारा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैंने पूछा क्या तुम्हें जॉब पसंद है वो? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा कि जो उसका चेहरा है, जो उसका केयर फ्री लुक था, मतलब जो वो बिल्कुल केयर फ्री रहता था, उसको कोई चिंता नहीं होती थी, अब वो चीज़ें उसके उस पर खो चुकी हैं। मतलब अब उसकी जो बचपन की जो उसकी वो थी, अब उसके पास परेशानियां भी आ चुकी हैं, चिंता भी आ चुकी हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। और जो स्टील की जो उसने एक बड़ी सी कैन ले रखी है, वो उससे ज़्यादा भारी लग रही है। जब वो रैग पिकिंग किया करता था, जो उसका प्लास्टिक बैग होता था, उसके उसके उस पे वो हल्का लगता था। और अब जो उसने कैतली ले रखी है, वो उससे ज़्यादा भारी लग रही है। भारी है। उसने उसको कैतली को भी बताया है और उसकी जिम्मेदारियों को भी बताया है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ अब जो साहेब की हैं वो उसकी बढ़ गई हैं। ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों पे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। द बैग वॉज हिज। और बैग अब उसका जो है हिज कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग तो उसका है, लेकिन जो वो कैनिस्टर है, जो वो कैन है, वो किससे बिलोंग करती है? वो उस चाय की दुकान से के मालिक से बिलोंग करता है, जिस चाय की दुकान पे वो काम करता है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपना मर्जी का मालिक नहीं रहा, मतलब अब उसको उसके इशारों पे काम करना पड़ता है। जो उसका मालिक है, जो उस चाय की दुकान का मालिक है, जिसके अंडर वो काम करता है, अब उसके अंडर उसको काम करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। So students, these are the question answers of Lost Spring part first. आप ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसमें ईयर भी मेंशन किए हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि कितने इम्पोर्टेंट हैं और ये आते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको प्रिपेयर कर लेना अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे अब बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपको पाइलअप ना हो जाए चीज़ें। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और पढ़ते रहिए। तो ये हैं टोटल 11 क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग के। और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।